अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सत्र में बोलने का मौका दिया है। मैं अध्यक्ष जी आपको हर बार बधाई देता हूं, फिर बधाई देता हूं एक बार और, कि जब भी हम लोग सदन में आते हैं, विधानसभा में आते हैं, कोई नया परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी टेबलों पे आधुनिक चीजें लग जाती हैं, टेक्नोलॉजी का साथ कैसे लेकर के सहूलियत मिलती है, और लगातार विधानसभा में आप कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इधर सुना है कि बहुत शानदार गैलरी बनाई है, आपने देखी नहीं? अध्यक्ष जी आप ही के साथ देखूंगा मैं, और मैंने जहां निवेदन किया था कि आप राइट की तरफ कम देखें, लेफ्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। मुझे उम्मीद है गैलरी में वो बैलेंस आपने बनाया होगा। और हालांकि अध्यक्ष जी हमेशा खुश रहते हैं, कभी कभी माननीय सदस्य कुछ इमोशन में आके अपनी बात रखने की वजह से नाराज आपको कर देते हैं, लेकिन किसी भी सदस्य की आपके प्रति भावना खराब नहीं है, आपको सब अच्छा ही मानते हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं। थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि सरकार के लगभग 6.5 साल पूरे हो गए हैं, और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है। ये दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल, चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से। हमारे नेता सदन बहुत समझदार हैं, और इतने समझदार हैं कि जो चीज कोई न जान पाए ऐसी जगह कही जाए, माने सदस्य लोग न पढ़ पाए उस अखबार में जरूर इंटरव्यू देना चाहिए। वो बात तो मैं शुरू करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू सदन के बाद, सदन शुरू होने पर एक अंग्रेजी अखबार में दिया गया और कहा गया कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? बिना एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किए कैसे संभव है? जब इस इंटरव्यू को मैं देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि इसमें बोला कम गया है, लिख करके ज्यादा दिया गया है। ये बोलाने वाला इंटरव्यू नहीं है, चाय पी करके बस इंटरव्यू छप गया है, वो इंटरव्यू है ये। हमारे नेता सदन कहते हैं सेक्टर्स इन विच यूपी इज करेंटली डूइंग वेल। तो पूछा गया है कि कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है। जवाब मिलता है
इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एक्सप्रेसवेज, एयर एंड वाटरवेज। अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल पिछली बार किए गए थे, एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कम से कम नेता सदन ये बताएंगे कि जहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, ये वाटरवेज कहां चल रहा है, वाटरवेज में कहां व्यवस्था बना रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में वाटरवेज कहां है आपके पास? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? फ्रेट कॉरिडोर, अगर ये फ्रेट कॉरिडोर आपने बनाया होता नेता सदन, तो ये गोरखपुर होके क्यों नहीं जा रहा है? ये गोरखपुर होके भी जाता। और फिर जितना पुरानी सरकारों का काम था फ्रेट कॉरिडोर का, वही चल रहा है, कोई नया फ्रेट कॉरिडोर नहीं हुआ है। हालांकि एक अंग्रेजी में कहावत है, क्योंकि अंग्रेजी अखबार में आपने इंटरव्यू दिया है, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसको किस रूप में आप कह रहे हैं वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। नेता सदन प्रदेश को तो बाद में ठीक करें, कोई गली ऐसी बता दो गोरखपुर की जिसमें पानी न भरा हो आज। कोई सड़क ऐसी है जिसमें पानी जल भराव न हुआ हो तब? अध्यक्ष महोदय, नेता सदन 6.5 साल से मुख्यमंत्री हैं और अपने शहर का जल भराव नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो कोई कैसे उम्मीद करेगा कि प्रदेश में बाढ़ पे भी नियंत्रण हो जाएगा और सूखे में भी पानी मिल जाएगा? जो लोग अपना घर नहीं ठीक कर सकते, वो दूसरों का घर कैसे ठीक करेंगे? और कहा क्या गया था कि किसान की हम आय दोगुनी कर देंगे। किसान की आय दोगुनी, किस फसल की आय दोगुनी हो गई? नेता सदन बताए पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, अगर कहीं भी 6.5 साल में देखिए एक नई मंडी बनाई हो, एक मंडी नई बनाई हो, और मंडी के साथ साथ जिन फसलों की कीमत देनी चाहिए थी सरकार को, क्या फसलों की कीमत सरकार दे रही है जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? मुझे याद है जिस समय आलू की फसल थी, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आलू की शिकायत कोने कोने से ना आ रही हो। सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बजट में हेड खोला आलू खरीदने के लिए। आज नेता सदन बताएंगे कि सरकार ने आलू कितना खरीदा, और अब निकलने का समय है। यहां हमारे माननीय सदस्य क्षेत्र में जाते होंगे, आलू का क्या भाव मिल रहा है? क्या आलू का भाव मिलने लगा किसी को? और अगर अभी कोल्ड स्टोर से आलू नहीं निकलेगा, बाजार में भाव नहीं मिलेगा, तो नेता सदन ये भी बताएं कि कितने दिन बाद दूसरी फसल आ जाएगी। अभी मक्का का सीजन था, क्या सरकार ने मक्का खरीदी जो सड़ गई? क्या उसकी मदद की सरकार ने? और धान की तैयारी सरकार के पास क्या है कि अगर सरकार को खरीद करनी पड़ेगी तो क्या तैयारी? पिछली तैयारी तो हम लोगों ने भी देखी है। और गन्ना जिन क्षेत्रों में है, हमारे आरएलडी के माननीय सदस्य जानते होंगे, ये जितने बैठे लोग हैं, बताइए गन्ने का पेमेंट हो गया?
ये माननीय सदस्य पंकज मलिक बैठे हैं। देखिए अध्यक्ष महोदय, यही तो शिकायत रहती है। शिकायत मेरी नहीं है, इन माननीय सदस्यों के, जितने माननीय सदस्य हैं। सरकार कहती हमने इतना पेमेंट किया है, लेकिन सरकार ये भी तो बताए कि हमारा बकाया इतना है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या सरकार उस हिसाब से गन्ने की कीमत दे रही है? और कितना बकाया है चीनी गन्ना किसानों का? गन्ना किसानों का बकाया, ये तो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आपने आलू एक्सपोर्ट किया? आपने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया इधर। हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई हो, और ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था, पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने चावल एक्सपोर्ट किया है। मुझे लगता है ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि एक्सपोर्ट कब से बंद है चावल का, कब से बंद है एक्सपोर्ट? आम भेजा है आपने, आम तो पहले भी जाता था। जिन लोगों ने मंडियां संभाली होंगी, मंडी सरकारों में रहेंगे, वो जानते हैं कि बहुत सी चीजें पहले भी एक्सपोर्ट होती थी। हमें बताएं आलू कितना एक्सपोर्ट हो गया आपका, धान चावल कितना एक्सपोर्ट हो गया, और सुना है कि अब तो लंदन आम जा रहा है यहां से। वेजिटेबल्स मिर्जापुर से जा रही, बलिया से जा रही हैं, और टमाटर का रंग नहीं देखा। आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरे को लाल कर दिया। आप टमाटर पे बात ही नहीं करना चाहते। और अध्यक्ष महोदय, दुनिया में नहीं हुआ होगा कि किसी ने महंगाई पर कोई बात रखी हो, उसे जेल भेज दें आप। लोकतंत्र में यह अधिकार है कि हम लोगों को जागरूक करें, संदेश दें। एक तो रास्ता निकाला उसने कि हम टमाटर की दुकान खोल करके लोगों को जागरूक करें। कैसा लोकतंत्र है जिसने टमाटर पर जगाया? आपने उससे दुकानदार के न केवल बेटे को, उसके पिता को जेल भेज दिया। क्या यही लोकतंत्र है आपका? क्या आपने जेल भेज दिया उन दोनों को? और टमाटर के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी, इसलिए कि केवल ये बात कह दी है हम लोगों ने, समाजवादियों ने केवल ये बात कह दी कि हो सकता है टमाटर को Z+ की सुरक्षा देनी पड़े, सिक्योरिटी देनी पड़े, क्योंकि खबरें आ रही थी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, कई जगह से, क्या टमाटर आया और चोरी हो गया, ट्रक से लदा हुआ टमाटर ले गए। सरकार तब जागी जब बनारस में दुकान लगाई और ये जागरूक किया, तब सरकार जागी। सरकार ये बताए कि टमाटर की कीमत क्या थी, क्यों आपको अपनी दुकानें लगानी पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहरों में आपको टमाटर की दुकानें लगाने लगी। सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं। और जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर वो मदद कर सकता है हमारे किसानों की आय बढ़ाने में। डेयरी सेक्टर के लिए आपने क्या किया? मुझे याद है जिस समय पराग को बजट दिया जा रहा था, उस समय अधिकारियों ने कहा कि कभी पराग को इतना बजट नहीं दिया गया। बजट देकर के कैसे उत्तर प्रदेश की अपनी संस्था, प्राइवेट और जिसका सबसे ज्यादा दबदबा है बाजार में, उसके बराबर खड़ी हो, उसके लिए सरकार ने लगातार मदद की।
और उसी दौरान काउ मिल्क प्लांट लगाया गया। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में बेहतर, आज के समय के हिसाब से अध्यक्ष जी एक काउ मिल्क प्लांट लगा। किसान गाय का दूध देने लगे। इस सरकार ने कहा कि गाय की क्या जरूरत है दूध देने की, आप भैंस का भी लाओ, हम मिक्स प्रोडक्ट बनाएंगे। मिक्स प्रोडक्ट बनने लगे उससे, और सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। आज स्थिति ऐसी आ गई कि वो काउ मिल्क प्लांट बंद है। केवल वही बंद नहीं है, ये मेरठ के हमारे माननीय सदस्य भी जानते होंगे, माननीय सदस्य जो मेरठ से आते होंगे, 256 करोड़ रुपए दिए गए थे डेयरी को उच्चीकरण के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए। क्या आपकी डेयरी प्लांट चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी? क्या डेयरी प्लांट सब चल रहे हैं? और अभी कुछ दिन पहले पढ़ा मैंने, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है, इसलिए प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। प्राइवेट हाथों में डेयरी, जहां समाजवादी सरकार ने अमूल या प्राइवेट लोगों के बराबर खड़ा करने के लिए काम किया, ये प्राइवेट हाथों में बेचने जा रहे हैं डेयरी को। तो आप किसानों का भला कैसे करेंगे? और समाजवादियों ने उस समय भी कहा, मैं फिर कहता हूं इस मौके पर, कि काउ मिल्क प्लांट के लिए कहा गया था कि अगर हमें फैट कंटेंट के हिसाब से भैंस के दूध से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो भी देंगे, लेकिन बंद नहीं होने देंगे। ये सरकार तो बंद कर रही है। आपका मेरठ का बंद हो गया। जो हमारे इस सरकार में कुक्कुट योजना, जो उस क्षेत्र से आते हैं, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे, विपक्षी न माने नेता सदन, कब कहेगा अपने सदस्यों की माने। 40 से ज्यादा गरीब और किसानों की जान जा चुकी है, लखीमपुर में जा चुकी है, बिजनौर में गई है जान, गाजीपुर में भी। केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूं, सांड तो बाद में लंबी सूची है उसकी। सोचिए, गुलदार लेपर्ड आपके खेतों में घूम रहा है, किसान जा नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंखें खुली हुई हैं? टाइगर आपका खेतों में, टाइगर्स खेतों में, और सूची लंबी है। बिजनौर की सूची पड़ी होगी हमारे माननीय सदस्यों ने कि कितने लोगों की जान जा चुकी है। कोई एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 7-8 महीने से चल रहा है। 7-8 महीने से लोगों की जान जा रही, खेत में नहीं जा पा रहे। पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, खेती कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे? और क्या सरकार मदद कर रही है उनकी? इतना बड़ा विभाग, और विभाग का काम क्या? उन्हें अपने हालात पे छोड़ दिया किसानों को। कोई दिन हफ्ता नहीं जाता जिस दिन किसान की जान न जा रही हो। और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गई एक जान। तो सरकार कर क्या रही है? ये फिर ये लंबी सूची है जिनकी जान गई है। बिजनौर में या अन्य जिलों में, पीलीभीत, लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। क्या सरकार उनकी मदद कर रही है? क्या सरकार के पास कोई योजना है? सुनने में आ रहा है सरकार कोई नई गन खरीद रही है। तो इतने महीनों से सरकार क्या कर रही थी? ये हमारे पास सूची है बलरामपुर, सराबस्ती के इलाकों में। हमारे सदस्य बैठे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और लोग घायल हुए हैं। घरों में घुस गया, गांव में घुस गया, लोग सो नहीं पा रहे हैं।
खौफ में जी रहे हैं। क्या ये किसान नहीं है, गरीब नहीं है? और सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार भी सो रही है क्या? यह सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लगभग 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 40 से ज्यादा लोग खेतों में घुस नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे। क्या सरकार कर रही है? मुझे याद है समाजवादी सरकार में अगर कोई घटना हुई होगी तो न केवल किसान दुर्घटना बीमा से, बल्कि मुख्यमंत्री कोष से भी हम लोगों ने मदद करने का काम किया। उन परिवारों को 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए दिया। क्या नेता सदन ये बताएंगे उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे उन परिवारों की? या वही थोड़ा बहुत मदद कर दिए? इससे काम चलने वाला नहीं। कम से कम जितनी समाजवादी सरकार में मदद होती थी उससे ज्यादा मदद करने का काम ये सरकार करे। हालांकि इस सरकार का प्रिय जानवर सांड है। क्या ये मैं मान लूं बात? हमारे साथ बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी, पिछली बार भी हम लोगों ने सदन में यही बात रखी थी और एक लंबी सूची दी थी। हम उपाय बता देंगे 1 मिनट में। तो मैं बैठ जाऊं? अच्छा, इनका उपाय जरूर सुन लीजिएगा अध्यक्ष महोदय। आखिरी में अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये किसान से, गरीब से जुड़ा हुआ मसला है। और जो लोग सड़क से चल रहे उनके लिए डेंजरस है ये। कब आकर के कोई सामने आ जाए, टकरा जाए, गाड़ी, जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेता सदन के ऑफिस में भी एक कर्मचारी काम करते थे, उनकी गाड़ी भी जानवर से ही टकराई थी, जिसकी वजह से जान चली गई, जान नहीं बची। सोचिए अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी की जान चली जाए एक जानवर से टकराने से। अगर उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है तो जो आम जनता, उसके लिए सुरक्षा क्या है? हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों पे घूम रहे हैं? आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए? हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लाइन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है बात। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। लाइन सफारी और एनिमल सफारी जो इटावा में बनी, वो हमारे लिए नहीं बनी थी। कभी फिशर्स फॉरेस्ट ब्रिटिश टाइम का था, वो उस जगह को इस्तेमाल किया। और वर्ल्ड मैप पर कैसे आ जाए उत्तर प्रदेश? इटावा उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। जब आपका शेर वहां रह सकता है, क्या आपका शेर वहां नहीं रहा था जो गोरखपुर गया? किसने खिलाया खाना वहां पर? तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड मैप पे खड़ा कर दे, उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग। दुर्दशा कर दी उसकी आपने। अभी वहां पर पूरे प्रशासन को पता था कि शेरनी गर्भवती है। बरेली के IBRI ने रिपोर्ट दी कि प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा उसका। जब गर्भवती शावक पैदा हुए तो 1 पैदा हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। और दुर्भाग्य है हम लोगों का कि सरकार ऐसी है, 5 में से 4 की जान चली गई। अगर 5 के 5 जिंदा होते तो मैं जानता हूं अध्यक्ष महोदय
यही सरकार फाइल मंगाती, उन शाबों के नाम खुद देती, क्योंकि पहले भी इन्होंने नाम दिए हैं फाइल पर। IBRA की रिपोर्ट नहीं मानते। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कोई चीज अगर पुरानी सरकार ने ऐसी बनाई जो वर्ल्ड मैप पे ला सकती है स्टेट को, तो उसके लिए आप ये कर रहे हैं, किस अधिकारी को पोस्ट कर रहे हैं? एक अधिकारी को दो चार्ज दे रहे हैं। अगर कोई जानकारी दे दे तो उससे कहेंगे आपको टर्मिनेट कर देंगे यहां से। यह है सरकार का काम करने का तरीका। तो इसलिए लाइन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे, ना एनिमल सफारी संभाल रहे, कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो, जिससे लोगों की जान न जाए। कौन सा जिला बचा है जिसमें सांड से जान न गई हो? संभल, सांड के हमले से गई किसान की जान। गोरखपुर, सांड के हमले से टहलने निकले शिक्षक की मृत्यु। नेता सदन, इस व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे। क्या आपने मदद की इसकी? शिक्षक टकराए, सांड ने टक्कर मारी, मर गया, जान चली गई। चंदौसी हाईवे पर सांड की टक्कर, बाइक सवार घायल। मुरादाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, सीतापुर, जानसेट, जायस, सैफो, बाराबंकी, मोहम्मदी, सीतापुर, शामली, मैनपुरी, हसनपुर। किस जगह का मैं बताऊं आपको? उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लंबी सूची है, और यहाँ जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि उनके जिले में सांड से कोई गाड़ी न टकराई हो और सांड से किसी की जान न गई हो। सोचिए, गाजीपुर, ये हालत उत्तर प्रदेश की। आप सपना दिखा रहे इन्वेस्टमेंट मीट का, अंग्रेजी अखबार में आप $1 ट्रिलियन की इंटरव्यू दे रहे हैं आप, और सांड सवाले नहीं जा रहे आपसे। क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे आप? कोई जिला नहीं बचा जहां पर जान। क्या मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से मांग कर सकता हूं कि पिछली बार भी मैंने सूची दी थी, कोई मदद नहीं की इन परिवारों की, कोई परिवारों की मदद नहीं मिली, और सब गरीब हैं, सब किसान हैं, कोई अमीर नहीं है इसमें से। और हमारे बगल में बैठे हुए सदस्य, इनकी तो बहुत लंबी सूची है। ये पता नहीं कहां से सबसे ज्यादा आपके जिले में आ रहे हैं और आपकी विधानसभा में आ रहे हैं। वो उपाय कर लेते ना, वहां सबसे ज्यादा जीते हैं। मनोज, 6 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अरे जो आप उपाय यहाँ बताना चाहते हैं वही बता देते ना, ना होता एक्सीडेंट। अभी माननीय नेताजी के बाद हम बताएंगे। अच्छा, आप बताइए। ठीक, सोचिए, एक लंबी सूची है इनकी अध्यक्ष महोदय। पिछली बार भी मैंने टेबल किया। अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन इन परिवारों की मदद करें और कोई ऐसा इंतजाम करें जिससे सड़कों पर जानवर, सांड न घूमे, आपकी ट्रैफिक, आपकी और जानें बच सकें, और खासकर किसानों की जान बच सके। वैसे तो ये सरकार बहुत तैयारी करती है और सालों साल इंतजार करती है कि इस आयोजन को कैसे करने का मौका मिले। किसी को शिकायत नहीं है। कोई भी आयोजन हो, उस आयोजन में सरकार की अगर जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो सरकार को करना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप फूल बरसाते हैं, हेलीकॉप्टर किराए पे लाते हैं, है सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, अधिकारी पैर दबाते हैं, अधिकारी खाना खिलाते हैं, अधिकारी देखभाल करते हैं, और कोई गलत नहीं है। अगर मैं कोई त्योहार मनाता हूं, लेकिन मैं समाजवादी हूं, तो मैं अपने घर में मनाता हूं, उसका कोई प्रचार नहीं करता मैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, फूल बरसाते हैं और सम्मान करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूं नेता सदन, कि जिन लोगों की जान गई है, आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? और मैं तो वो हूं, और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन पर आरोप लगता था कि भेदभाव करते हैं हम लोग मदद में। मुझे याद है, मैंने अखबारों में पढ़ा, लोगों से सुना कि कुछ लोग ये कहते थे कि अगर किसी की दाढ़ी बड़ी है उस हिसाब से मदद मिलती है, छोटी दाढ़ी है तो कम मदद, बड़ी दाढ़ी है तो ज्यादा मदद मिलती है। इस तरह की बातें की जाती थी केवल इसलिए कि नफरत फैले समाज में और झूठे झूठे आरोप लगते थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जिन कावड़ियों की जान गई है, मैं उन परिवारों से मिला हूं, मैं उन परिवारों के बीच में बैठा हूं जाकर के। सब किसान हैं, गरीब हैं, और हमारे माननीय सदस्य भी गए हैं वहां के जिले के और आसपास के जिले के। क्या उन परिवारों की मदद नहीं होनी चाहिए?
मैं मांग करता हूं सदन में, और पिछली बार भी मैंने मांग की थी, जब कस्टोडियल डेथ बलवंत सिंह की हुई थी, मैंने कहा था वो वोट हमें नहीं देता, वो वोट आपको ही देता है। आपके लोगों ने कहा कि हम 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की मदद करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे। आप पीछे हट गए। आपका बुलडोजर अधिकारी लेकर के गए, एक मां बेटी को जिंदा मार दिया, जला दिया। वो हमारे वोटर नहीं थे। हमने मांग की थी कि मदद करो, उनकी सरकारी नौकरी दो। फिर आज मैं मांग करता हूं कि ये जो कावड़ियों की जान गई है, और साथ ही साथ ताजिया लेकर के जो निकले थे, उन लोगों की जान गई है। वो लोग घायल, उनके परिवारों में अभी भी घायल हैं। सरकार उन परिवारों की 1-1 करोड़ रुपए से मदद करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अपने आयोजन में अगर गया है तो उसकी मदद करे, 1-1 करोड़ रुपए दे और उन परिवार की सरकारी नौकरी दे। और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो आपकी हर बात झूठी है। फूल बरसाना, उनके पैर धोना, उनको खाना खिलाना, उनके लिए प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी को भेजना, ये सब फर्जी है। अगर आप 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं तो, चाहे वो कावड़िया हो और चाहे वो ताजिया उठाने वाले हमारे किसी धर्म के लोग हों, हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, सब भाई भाई हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और मैं अध्यक्ष महोदय आपको याद दिलाना चाहता हूं, नेता सदन को, मुझे याद है बांदा की एक खबर अखबार में निकली थी कि एक किसान सूखा में उसने आत्महत्या कर ली, उसकी जान चली गई। और उस समय आप लोग, अध्यक्ष मुझे याद है, आप भी सदस्य थे और आपने भी सवाल उठाया था, और लोगों ने भी सवाल उठाया था कि सरकार उनकी मदद करे। तो जो अमूमन किसान दुर्घटना बीमा जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी योजना, उसके तहत मदद, मंडी से मदद और मुख्यमंत्री कोष से मदद, तो उन परिवारों को 10 लाख से ज्यादा और कुछ लोगों को 12, कुछ लोगों को 15 लाख रुपए देने का काम उस सरकार में हुआ था उस समय। बाद में मुझे पता लगा, अधिकारियों ने कहा कि जो एक खबर थी इसमें 10-12 जो मरने की, एक खबर गलत है। ये किसान नहीं था, ये मैकेनिक था बांदा का। तो मैंने कहा कि अगर सरकार से उसकी मदद हो गई है और हमारे पत्रकार साथी ने अगर किसान लिख दिया है तो उससे पैसा वापस नहीं होगा। समाजवादी सरकार ने मदद कर दी तो मदद कर दी। आए सामने, क्यों नहीं मदद कर रहे आप? तो जहां किसान के लिए आप एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट है कहां आपका और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को बड़ा फैसला लेते हुए गैर बासमती चावल का निर्यात पर बैन लगा दिया है, और आप हमें सपना दिखा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। गन्ने का भुगतान अभी भी बकाया है, अभी भी बड़े पैमाने पर बकाया है। सरकार, मुझे उम्मीद है कि सरकार बताएगी कि कितना भुगतान अभी होना है। इस सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, गरीब को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये केवल इनका एक नारा है कि हम आय दोगुनी करेंगे। जब आप किसानों की जमीन छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, तो किसान आखिरकार जीवन यापन किस पे करेगा? और अगर किसान शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, मुझे याद है हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन गया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, लगभग 55 गांव के किसान पिछले कई महीनों से वहां पर आंदोलन करने, धरने पर बैठे रहे। कई बार समझौता हुआ, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत होने के बाद, आश्वासन के बाद सरकार पीछे हट रही है और जानबूझ करके उन पर गंभीर धाराएं लगा करके उन्हें जेल भेज दिया। अगर किसान अपनी जमीन दे रहा है और आप उस पर मुनाफा कमाएंगे, आप बिजनेस करेंगे, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जमीन जो ली जा रही है वो कोई पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं ली जा रही है।
एंड ऑफ डे आप उस पर बिजनेस करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, तो आप किसानों की जेब क्यों नहीं भर रहे हैं, किसानों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? और कई मौके ऐसे आए थे समाजवादी सरकार में जब हम लोगों ने सर्कुलर रेट बढ़ा करके किसानों की जमीन एक्वायर की थी। क्या आपको फर्क पड़ता है अगर सर्कुलर रेट बढ़ जाए तो? क्या आपके खजाने से जा रहा है? खजाना फिर भर जाएगा। जितना खजाने से पैसा जनता को दोगे, गरीब को दोगे, उतना खजाना वापस आ जाएगा। समय समय पर हमें अयोध्या के किसान भी मिले, गरीब भी मिले। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग के लोग मिले मुझे, किसान निषाद हैं और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं। और कमाल तो यह है, परिक्रमा का अलाइनमेंट बदल रहे हैं। जो परिक्रमा सदियों से पौराणिक उससे यात्रा होती थी, जमीन हमारी कीमत बढ़ जाए, उसकी जमीन चली जाए। और सर्कुलर रेट क्या? वही जो किसान का मार्केट वैल्यू से जाने कहां सर्कुलर रेट। मुझे उम्मीद है कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं, उनका सर्कुलर रेट जरूर बढ़ाएंगे। वो गरीब हैं, वो निषाद समाज के हैं, ये आदर्श समाज के हैं, और भी पिछड़े समाज के हैं। कम से कम उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और फिर उस परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगे हुए हैं और हिस्टोरिकल और आपके हमारे जो पौराणिक हैं, जिनकी कोई विशेषता है कोई ना कोई, वो पेड़ लगे हुए हैं, सब काटे जा रहे हैं। शायद नेता सदन को ये ना पता हो, हालांकि मैं ये बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक सुझाव के तौर में कह रहा हूं कि अगर आप उनको ट्रांसलोकेट कर सकें, निकाल करके दूसरी जगह लगा सकें, तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि आपके पेड़ लगाने का शौक तो केवल कागजी है। आप कागज में बहुत अच्छा पेड़ लगाते हैं। बोले ये साल इतने करोड़, बोले ये साल इतना करोड़, ये साल इतने करोड़। और शायद नेता सदन अभी तक तो 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। पता नहीं ये कहां लगाने गए, ऐसा तो नहीं चोरी छिपे टमाटर के पौधे लगा दिए गए हो कहीं। 133 करोड़ पेड़ कहां लग रहे हैं? ये सब कागज पे लग रहे हैं, कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं, केवल कागज पे लगाए जा रहे हैं। और अगर पेड़ लगे भी होते तो शायद जंगल दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, कितना समय देंगे आप मुझे? जितना आपने मांगा था उससे ज्यादा हो गया। अब मांगने को तो हमने कम मांगा था, लेकिन मैं रैप अप कर देता हूँ, बहुत जल्दी रैप अप कर दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपसे भी मेरा निवेदन है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जितना आपने कहा था। अच्छा, रैप अप कर देता हूं मैं। आप बताइए प्लीज। फार्मर्स की डबल इनकम कैसे होगी? कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं जिसने सूखा पर और बाढ़ पर चिंता व्यक्त न की हो। कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसने सूखा और बाढ़ पर अपनी बात न रखी हो। क्योंकि वो जब क्षेत्र में जाते हैं, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ बहुत है, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में सूखा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ये अगर आप सूखा और बाढ़ का नियंत्रण नहीं रखेंगे और लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार के पास नहीं होगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से पैटर्न क्लाइमेट का बदल रहा है और जिस तरीके से बरसात हो रही है, हमने आपने देखा हिमाचल की बरसात को, ये पहले नहीं होता था, क्लाउड बस्ट हो जाए। अब तो नई चीज हो गई, क्लाउड बस्ट हो रहा है, एकदम पानी गिरता है। और हमारी नदियों की कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना पानी ड्रेन कर सकें, हमारे नालों की कैपेसिटी उतनी नहीं कि हम पानी को ड्रेन कर सकें। और उसका परिणाम क्या है? वहां के आसपास का नुकसान बड़े पैमाने पर। हिमाचल की जो तस्वीर देखी, हिमाचल से जो शुरुआत हुई बाढ़ की, वो हमारे दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद के इलाके में चली गई और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों में बाढ़ आ गई, तमाम बाढ़ आ गई वहां पर, नदियों में नुकसान हुआ। ये जो सरकार कहती है हमारी क्रॉप इंश्योरेंस, अरे ये तो वैसे अध्यक्ष महोदय हमारे ये जो हैं पर्सनालिटी में बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छी पर्सनालिटी किसी की नहीं है।
और अब तो उन्होंने स्टाफ की बात कह दी है। वैसे ये समाजवादी हैं, रंग से ही स्टाफ हैं, वैसे समाजवादी हैं। तो हमें उम्मीद है कि अपना इन्होंने सीक्रेट उधर दे दिया है तो शायद बंदा नहीं बनेगा। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसका क्या हुआ? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आप कहते थे, और कब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से हम किसान की मदद करेंगे। छोड़िए हमारे साथ के सदस्यों का, यहां जो 70 के माननीय सदस्य हैं, बताओ क्रॉप इंश्योरेंस में कितने किसानों की आप मदद करा पाए हैं? छोड़िए हमारे लोगों को। कह रहे थे ई प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मार्केट देंगे हम फार्मर्स को, और आपने तो सस्टेनेबल गोल्स पर एक बहस की थी पूरी रात भर जग करके, और कहते थे कि हम तो उनका भर देंगे, क्या जेब भर देंगे। और बिजली पे तो अभी हम बोले ही नहीं है। बिजली की हालत क्या है? क्या हालत है बिजली की? क्या बिजली की हालत है अध्यक्ष महोदय? इसमें मंत्री जी दोषी नहीं है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी दोषी नहीं है, वो तो अभी बने मंत्री जी। नेता सदन कितने दिन से आप मुख्यमंत्री हैं? 6.5 साल से ज्यादा हो गए। आपने बिजली बढ़ाकर क्या सत्यानाश किया है? इतनी ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर बर्बाद, रखो फूक गया। ये कहां से ट्रांसफार्मर बनवा रहे हैं आप? और गोरखपुर की खबर तो मैंने पढ़ी, सबसे ज्यादा गोरखपुर में फूक गए ट्रांसफार्मर। क्या हो रहा है गोरखपुर में? आप तो दावा कर रहे थे कि कुछ जिले वीआईपी थे। अगर कुछ जिले वीआईपी थे नेता सदन, आज सदन में बताओ आप, आज आपको बताना चाहिए कि पिछले 6.5 साल में आपने अपनी तरफ से कौन सा पावर प्लांट बनवाया जिसका बिजली उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है? बताइए आप। अब तो नाम लेना मैं भी बंद कर दिया हूं। नेता सदन नाम नहीं लेते तो हमने भी कहा क्यों नेता सदन को तकलीफ देनी, हम भी नाम नहीं लेते प्लांटों का। वही तो प्लांट बन रहा है, कोई नया प्लांट तो नहीं बन रहा। और मुझे याद है वो धरना जिसमें स्वर्गीय लालजी टंडन जी और बनारस के वो श्यामदेव चौधरी जी, बहुत सीनियर, वो धरने पे बैठे थे। मैंने उनसे यही कहा था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा देना। कैसा डबल इंजन की सरकार है? कैसे ट्रिपल इंजन लिए घूम रहे हैं आप? क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा पाए आप? और नेता सदन, जब आप अपनी मर्जी का डीजीपी नहीं बना पा रहे हैं तो क्या बिजली का कोटा बढ़ाएंगे आप? ये लगा ना कि ट्रांसफार्मर फूक गया। क्या है ये झगड़ा? हमें नहीं पता, हम तो विपक्ष में लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मंत्री जी का दोष नहीं है, नेता सदन आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके बगल में वित्त मंत्री बैठते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे ट्रांसफार्मर ठीक होंगे, कैसे बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, कैसे ट्रांसमिशन ठीक होंगे? ये माननीय सदस्य बोले या ना बोले, लगता है आपने उन्हें भी डरा के रखा हुआ है। वो जानते हैं कि क्या हालत है। 24 घंटा लाइट है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। एक बीजेपी बहुत कहती परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की है, आपने शुरू की। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन, डबल लाभ। आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए, आप ही मालिक भी आप ही हैं। तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है
तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। हम तो आपकी बात बने हैं। मैंने जो बात कही, चैरिटी बिगिंस एट होम। वाइस चांसलर का कितना सम्मान किया गया गोरखपुर में। हम लोगों ने वो वीडियो देखा। क्या ऐसे सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर जी का? और जब वो छूट करके आए तो जो जेल गए थे उनका सम्मान हुआ। सोचिए आप वाइस चांसलर का ऐसे सम्मान कराएंगे। और फिर शिक्षकों की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी की नियुक्ति, आप 56 बता गए, 46 में 56, आज भी हम गिनती गिनते हैं, 46 में 56। तो कम से कम आपके जो हुआ है इसमें पीडीए कहां है? कहां है पीडीए? और फिर हमारे एक साथी थे, अब उन्होंने ऑर्बिट बदल ली है। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे साथ थे, अब ऑर्बिट बदल गई आपकी। आप यही तो बताते थे मुझे कि गोरखपुर की भर्ती, बांदा यूनिवर्सिटी की भर्ती सब भूल गए आप। और अध्यक्ष महोदय अगर खड़े ही हो रहे हैं, अरे खड़े, अध्यक्ष महोदय मैं बैठ जाऊंगा, खड़े हो रहे हैं। अगर आप एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, ये जितने लोग बैठे हैं उन्होंने एक गाना सुना था, और जब मैं मंच पे रहता था इनके साथ तो एक गाना हमेशा गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में। और अब मैं बैठना चाहूंगा और आप खड़े होना। अध्यक्ष महोदय, केवल गाने के लिए खड़ा कर रहा हूं इनको। जो पहली लाइन तो इन्होंने गा दी, उस गाने की दूसरी लाइन गा दे, मैं बैठ जा रहा हूं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये शपथ लेने गए थे, तो नेता सदन ने ये गाकर के सुनाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। चलिए, थैंक यू। अभी थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद 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 सर, थैंक यू। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं ये गाना बड़ा फेवरेट है लोगों का, लेकिन अब सोचिए, तो मैंने कहा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पीडीए कहां है? ये 69,000 शिक्षक, यहां कोई मान्य सदस्य इधर का उधर का नहीं है जिससे ये शिक्षक न मिले हों। नेता सदन अपने माननीय सदस्यों से पूछिए, क्या ये लोग मिले हैं उनसे कि नहीं मिले हैं? कोई नेता सत्ता पक्ष का नहीं कह सकता है कि वो शिक्षक उनसे मिलने ना आए हों। हमारे माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी बैठे, उन्होंने उठाया, आपसे भी बताया होगा कि हम अपने लोगों से सबसे मिलके आए हैं। लेकिन क्या है इनके साथ भेदभाव, इसलिए क्योंकि ये पीडीए हैं। ऐसे कितने मैं बताऊं आपको, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं। बिजली विभाग के बारे में जो बात रखी गई, और माननीय सदस्य सभी चिंतित हैं, बोलें या ना बोलें, लेकिन बहुत चिंतित हैं, क्योंकि आए दिन
जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है, जैसे ही बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है। क्या नेता सदन ये बताएंगे कि ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसफार्मर के लिए आप बजट देंगे? आप हमारी निधि से उम्मीद करते हैं कि हम अपनी निधि लगा दें उसमें, तो सरकार क्या कर रही है? वित्त विभाग क्या कर रहा है? और इतने सालों से आप संभाल रहे हैं बिजली, आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई जिम्मेदार है ट्रांसफार्मर फूकने का, ट्रांसमिशन लाइन का, तो नेता सदन है। इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसकी। थैंक यू। सुना है ये अस्पताल नहीं चला पा रहे और लग ये रहा है कि जानबूझ करके अस्पताल नहीं चला रहे, और इसलिए अस्पताल नहीं चला रहे हैं क्योंकि इन्हें प्राइवेट हाथों में देने अस्पताल। पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज पीपीपी पे दे देंगे, पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज की तैयारी है पीपीपी देने की। अब 15 सीएससी देने जा रहे हैं प्राइवेट में, 15 सीएससी। और ये तो हमारे छापामार मंत्री जी बन के रह गए। अरे आप डिप्टी सीएम हैं, क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? इतने अच्छे खासे हैं, हाइट आपकी ज्यादा है, आप काम ज्यादा कर सकते हैं, उम्र कम है आपकी, वित्त मंत्री से कम उम्र के हैं, आप केवल छापा मार रहे हो। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं देखते? हाँ, लेकिन अगर कहीं शादी में भी गए होंगे तो उसकी फोटो सबसे पहले लगा देंगे। क्या आपको अपने अस्पतालों का दिखाई नहीं दे रहा है? ये इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की जगह पहुंचा सांड, जान बचा करके भागे तीमारदार। यूपी के बहराइच के अस्पताल में घुसा आवारा सांड, बताइए ये हालत है। यूपी के अस्पताल में कुत्ते द्वारा शव को नोचने की घटना, ये हालत है अस्पतालों की। और चलिए अब हो गया। आवारा कुत्तों का कहर सरकारी अस्पतालों में, क्या हालत कर दी आपने सरकारी अस्पतालों में। श्रावस्ती के सरकारी अस्पताल में बेड पर कुत्तों का कब्जा, ये हालत है आपके अस्पतालों की। चलिए उसको फिर बोलिए। अब आज किस जिले का मैं बताऊं? हरदोई का बताऊं? किस जिले का बताऊं? किस जिले का ना बताऊं? अच्छा, जिला अस्पताल हुआ मरीजों से हाउसफुल, मरीज इतने कि आपका अस्पताल में बेड नहीं, और अगर मरीज जाता है तो दवाई नहीं, इलाज नहीं, और कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता। कब ऑपरेशन होगा पता ही नहीं, जो मदद मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं। आप कहते हो मेडिकल कॉलेज, दिल्ली जाएं, बंबई जाएं, जाने कहां जाते हैं, वहां होर्डिंग लगे हुए इतने मेडिकल कॉलेज। किस बात के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं? मैंने पहला मेडिकल कॉलेज जो स्टेट और सेंटर के बजट से बना था उसके बारे में बताया था, शाहजहांपुर के बारे में। आज तक उसमें प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ कुछ है ही नहीं। क्या नेता 6.5 साल से आप कर रहे हैं? बिस्तरों पे कुत्ते घूम रहे, दवाइयां नहीं, इलाज नहीं, इंतजाम नहीं। ये है आपका उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। क्या आपको अपने वित्त विभाग पे भरोसा नहीं? आपने कंपनी हायर कर ली बाहर से। क्या आपको अपने आईएएस अधिकारी पे भरोसा नहीं कि वो फैसला नहीं सही लेंगे? आपने नीति आयोग, तमाम सुझाव देने वाले एक्सपर्ट, किसी की परवाह नहीं, केवल आपने एक कंपनी हायर कर ली कि यही बताएगी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी। इसका मतलब सब विभाग आपके खराब। अब जवाब आ जाने दीजिए। तो ये हालत है। और फिर जितना कहा था उससे ज्यादा बोलने का अधिकार है, लेकिन एक समय निर्धारित था। मैं उसके लिए फिर भी निर्धारित नहीं करा। जब कल मैं सदन में था, हालांकि अध्यक्ष महोदय मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑन हो गया और किया ऑन, तभी सूचना मिली कि अपराधियों ने घुस करके जैन परिवार, एक व्यापारी परिवार के बेडरूम में हत्या कर दी। सोचिए आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए। आप कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस, और अपराधी कहां जा रहा है? बेडरूम में, और हत्या कर दी जाके बेडरूम में। यह कल की घटना है। और मेरठ जैसे दिल्ली से सटा हुआ केवल एक घटना नहीं उत्तर प्रदेश में। और जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताते रहे थे कल, या सदन में रखा जाता है
ये सरकार तो वो है जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई अधिकारी सही इंडिकेटर्स दे दे, एक हेल्थ इंडिकेटर्स सही दिए एक अधिकारी ने, दिल्ली के अधिकारी ने, उस अधिकारी को हटा दिया गया। यहां अगर कोई अधिकारी सही डेटा दे देगा तो अधिकारी की खैर नहीं, ये भी सरकार कर रही है। तो घटनाएं कितनी हो रही हैं, और जो घटनाएं कानून व्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग, उनके पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे हैं। कितनी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए आप। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आंकड़े में क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का। दलितों के, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय, साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा आगे, कस्टोडी डेथ में सबसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और महिला पे अपराध सबसे ज्यादा। और फिर कैसे आपसे उम्मीद करें न्याय की। मणिपुर जैसी घटना आपकी सरकार में हो जाए। मणिपुर की जो घटना हुई कोई सामान्य घटना से तुलना नहीं कर सकता है। जो मणिपुर की घटना हुई वो कोई घटना ऐसी नहीं है जो विधानसभा में ना उठे। तो उठा चुके हैं हम। वो इसीलिए उठाई थी अध्यक्ष महोदय क्योंकि हमारे नेता सदन स्टार प्रचारक हैं। क्या स्टार प्रचारक का यह कर्तव्य नहीं बनता कि अगर कहीं इस तरह की घटना वहां जाएं, उनके दुख दर्द में शामिल हो। और फिर दुनिया ने हमें क्या कहा है वो मैंने उस दिन भी पढ़ा, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूं। दुनिया ने क्या कहा हमें, दुनिया ने क्या कहा हमें। और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, उन पे डीजीपी परमानेंट ना हो, जो डायल 100 थी रिस्पांस सिस्टम वो बर्बाद कर दिया हो, और कोई जिला ऐसा नहीं या कोई जगह ऐसी नहीं बीची जहां सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित महसूस न कर रही हो। और इस सरकार में कुल इनकाउंटर 10,000, घायल 5,000, और जब रिपोर्ट आती है सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए, और नोटिस में क्या निकल करके आता है कि इनकाउंटर में घायलों में से ज्यादातर की टांग में गोली मारी गई है। बहुत अच्छा निशाना है, टांग में गोली जाती है केवल। और पुलिस इनकाउंटर में अभी तक 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनमें अकेले विकास दुबे मामले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से दौड़ाते हुए व्यक्ति की भी टांग में गोली मार रही है। इतनी निशानेबाज है पुलिस। और घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, एक लंबी सूची है घटनाओं की। मुझे याद आ रहा है चंदन गुप्ता, और यहां के नेता सदन से लेकर के सभी याद कर रहे होंगे, कासगंज की घटना। आपने क्या आश्वासन दिया था, दोषियों को सजा मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप ही के लोग आश्वासन देकर के आए थे, वो कहां है सरकारी नौकरी। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, 1 घंटा हो गया। ये जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, इस पे मुख्यमंत्री जी जरूर बोलें। वो ये कहते हैं कि 96 लाख MSME हैं, यूनिट्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन केवल 14,000 रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार उन्हें डर किस बात का है, रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्या इंस्पेक्टर राज से डर है उनको? और फिर आपके लखनऊ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो एरिया है सरोजनी नगर, क्या वहां के इंडस्ट्रियलिस्टों की समस्या का समाधान हुआ? अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उम्मीद नहीं कर सकते कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास भी आप पहुंच पाएंगे। आप कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये क्या है सिंगल विंडो क्लियरेंस आपका? जहां पर अधिकारियों को उद्योगपति मिल ही ना पा रहे हों। कल मैं भाषण सुन रहा था, दिल्ली से बात आई कि उन्होंने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है।
और इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया गरीबी रेखा से। तो अगर 13 करोड़ वहां का माने, देश का आंकड़ा जो दिया जा रहा है, और 5 करोड़ हम इनका माने, तो सबसे ज्यादा गरीब ही रेखा से बाहर निकले। लेकिन अभी भी पीडीएस सिस्टम चल रहा है, और जो तेल दिया जा रहा था वो बंद हो गया केवल। बहुत सी चीजें हैं इसमें, थैंक यू, धन्यवाद, जिन पर मैं अपनी बात रखना भी चाहता था। फिल्म सिटी, पता नहीं फिल्म सिटी कब बनेगी, अब जनरल चर्चा पर, और फिल्म सिटी की जरूरत क्या है, फिल्म सिटी की जरूरत क्या है। जो शिकायतें या जो बातें आई थी, हालांकि बेरोजगारी पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास एक आंकड़ा है, वही आंकड़ा हमेशा दे देते हैं। यहां जितने बैठे माननीय सदस्य हैं, अगर वो आंकड़ा हम सही मान लें आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। कोई माननीय सदस्य अगर तैयार हो इस बात के लिए करेंगे कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार न बैठे हों और उनके हाथों में कोई काम नहीं है। थैंक यू। हालांकि ये सरकार में जो लोग हैं वो समाज बांट के ही काम करते हैं। जब तक दरार नहीं पैदा करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और केवल समाज में दरारजीवी लोग दरार डाल करके अपना उल्लू सीधा करते हैं राजनीति का। जो घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, हरियाणा में, जो नकार दी गई हैं जनता ने, कोई घटना कहीं हो उसकी निंदा होनी चाहिए, और खासकर अगर बेटी महिलाओं के साथ हो, कहीं भी हो, उसकी हम निंदा करते हैं, और जो इस तरह की घटना में शामिल उनके कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ अरे पीछे से फिर मैं उम्मीद करता हूं, मैं जाति जनगणना की बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, फिर पीछे से कुछ बोल देंगे, आप कब तक बोलते रहो। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास, वो हो गया, सबका साथ तभी आएगा जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, और गैर बराबरी खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है जाति जनगणना, और जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक न्याय। और जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं, या जो आपने 56 में 46 बोला, 46 में 56 बोला, कम से कम आज तो सूची लेकर के आए होंगे नेता सदन। चलिए अब सुन लीजिए, इसलिए नेता सदन वो सूची जरूर लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, मैं बात खत्म कर रहा था लेकिन अभी फिर राइट हो गए आप। नहीं इधर ही हूं सर, आपकी तरफ। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है यहां पर, चाहे वो बिजली विभाग को लेकर के, सूखा को लेकर के, किसान को लेकर के, गरीब को लेकर के, माताएं बहनों को लेकर के, या उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, उन बातों को रखा है। मुझे उम्मीद है कि नेता सदन उन पर कुछ विचार करेंगे, और जो हम लोगों ने मांग की है कि कहीं भी मदद में भेदभाव ना हो, उस भेदभाव से ऊपर उठ करके नेता सदन मदद करें। और हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन इस बार सत्य बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेफ्ट से राइट, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए बैठिए ना, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बुला लिया, प्लीज बैठिए। के कुल 33 सदस्यों ने अब तक इसमें चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी मान्य सदस्यों और दलीय नेताओं का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बाढ़ और सूखा